डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग। नहीं, क्लास हो रहा है क्या बता देंगे। क्लास का 2 दिन तो रहेगा मैथ। क्या आप लोग ने फाइनल अकाउंट सीखा है? फाइनल अकाउंट सीखा सभी ने? क्या आप लोग ने प्रोप्राइटरशिप का फाइनल अकाउंट सीखा था, जिसमें हम लोग क्या बनाते हैं? ट्रेडिंग, पीएल, यही बनाते हैं। ट्रेडिंग से क्या फाइंड करते हैं? पीएल से, बैलेंस शीट से, एसेट्स एंड लायबिलिटीज। ये सभी को आता है, सभी ने सीखा, बचपन से सीखते आ रहे हो। मतलब अकाउंट जब से सीखना चालू किया तब से सीखते आ रहे हो। बचपन तो वही हुआ ना अकाउंट्स का, क्लास 11 12 से। अभी भी यही सीखना, ट्रेडिंग, पीएल एंड बैलेंस शीट। और आप सोल प्रोप्राइटरशिप का जब सीखते थे, ट्रेडिंग, पीएल, बैलेंस शीट, तो आप सिंपली ट्रेडिंग अकाउंट बनाते थे विद सिंगल कॉलम ऑफ अमाउंट, और पीएल भी बनाते थे सिंगल कॉलम, बैलेंस शीट। और इन सबको बनाने के लिए आपके पास मिलता था एक ट्रायल बैलेंस, और उस ट्रायल बैलेंस के साथ आपको दिया जाता था एडजस्टमेंट। लेकिन अब जो आप सीखोगे वो है तो फाइनल अकाउंट, ट्रेडिंग, पीएल, बैलेंस शीट बनाना है, लेकिन प्रोप्राइटरशिप कंसर्न का नहीं। प्रोप्राइटरशिप कंसर्न के साथ साथ एजेंसी, कंपनी बोलो तो कंपनी, पार्टनरशिप बिजनेस बोलो तो पार्टनरशिप बिजनेस, किसी भी तरह का बिजनेस, बट उस बिजनेस का कई सारे डिपार्टमेंट है। अब यहां डिपार्टमेंट का मतलब क्या है ये समझना। आप लोग मॉल वगैरह जाते हो, और कई बार आप ब्रांडेड मॉल में जाते हो, मतलब इन वन कंपनी मॉल, एक कंपनी का। जैसे आप एग्जांपल के तौर पर बिग बाजार। अब बिग बाजार में आप जब जाते हो तो वहां क्या सिर्फ एक टाइप का ही प्रोडक्ट मिलता है? नहीं, वहां कई सारे डिफरेंट प्रोडक्ट विद डिफरेंट डिपार्टमेंट है। कैसे? गारमेंट्स डिपार्टमेंट में चले गए, आपको अगर फूड चाहिए तो आप पूछते हो भाई फूड डिपार्टमेंट कहाँ है, तो वो बोलते भाई उस वहां चले जाइए। गारमेंट्स हो गया, फूड हो गया, फिर इसके बाद लगेज है, यूटेंसिल है। इस तरह से बिग बाजार ने कई सारे कैटेगरीज बना रखे हैं, और वो कैटेगरीज डिपार्टमेंट जो है, कैटेगरीज डिपार्टमेंट जो है एक ही रूफ के अंदर बनाया, पार्टीशन नहीं है। लेकिन और भी कई सारे बिजनेस है बहुत पहले के, ये तो अभी मॉल सिस्टम आया। कई बार आप कुछ अच्छे ब्रांडेड, जैसे बाटा शू एंड कंपनी, जानते ही हो बाटा कंपनी क्या बनाती है। कभी कभी नौबत ना आए खाने का, पहनने का ही सही बात है। तो बाटा कंपनी जब अपना शोरूम कहीं पर भी बनाती है तो उसको अगर स्पेस अच्छा मिल जाए ना, तो वो 2-3-4 डिफरेंट डिपार्टमेंट कर देती है। कैसे? एक शूज का ही अलग कर देगी, स्लीपर का अलग कर देगी, उसमें भी जेंट्स का अलग, लेडीज का अलग, किड्स का अलग। तो उस कंपनी के लिए वो एक डिफरेंट डिपार्टमेंट हो गया। अब उसको प्रॉफिट अगर कैलकुलेट करना है उस कंपनी को, तो वो ये जानना चाहेगी कि मेरा शूज से कितना प्रॉफिट हुआ, किड्स के बच्चे लोग का जो शूज एंड चप्पल है उनसे मेरे को कितना का बेनिफिट हुआ, लेडीज डिपार्टमेंट का जो प्रोडक्ट है उससे मेरे को कितना प्रॉफिट हुआ। तो वो चाहे तो अलग अलग डिपार्टमेंट का सेपरेटली प्रॉफिट फाइंड कर सकते, और करना भी चाहिए। इससे उसको डिसीजन लेने में बहुत हेल्प मिलेगी कि कौन सा डिपार्टमेंट उसको ज्यादा प्रॉफिट देगा, उस पर ज्यादा फोकस रखेगी। जहां जिस प्रोडक्ट में ज्यादा सेल हो रहा है वो डिपार्टमेंट को ज्यादा
इंपॉर्टेंस दिया जाएगा, प्रायोरिटी दिया जाएगा। इसके लिए हम लोग को डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग सीखना है। तो यहां पर डिपार्टमेंट का फाइनल अकाउंट बनाना है। डिपार्टमेंट का अगर एक कंपनी के 3 डिपार्टमेंट है तो तीनों डिपार्टमेंट का हमको फाइनल अकाउंट बनाना है। इसका मतलब ये नहीं कि आप 3 बार फाइनल अकाउंट बनाओगे, मतलब 3 बार ट्रेडिंग, 3 बार पीएल, 3 बार बैलेंस शीट। जब कोई भी कंपनी प्रॉफिट फाइंड करती है, ग्रॉस प्रॉफिट डिपार्टमेंट में, तो अलग अलग डिपार्टमेंट का ट्रेडिंग अकाउंट बनाएगी, लेकिन एक ही ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर बनाएगी। मतलब ये कि वो ट्रेडिंग अकाउंट ड्रॉ करेगी और उस ट्रेडिंग अकाउंट में वो कॉलम को इंक्रीज करेगी, अमाउंट कॉलम। जैसे ये शूज का हो गया, स्लीपर का हो गया, ये लेडीज का हो गया, ये किड्स का हो गया, ऐसे 4। ये पर्टिकुलर्स हो गया, फिर यहाँ पर्टिकुलर्स, फिर ये हो गया तो ट्रेडिंग अकाउंट ही बनाना है, लेकिन हम लोग को डिपार्टमेंट का, इसलिए हमको ज्यादा डिस्क्राइब नहीं करना पड़ेगा फॉर्मेट में कि ट्रेडिंग अकाउंट बनाया कैसे जाता है, सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट में लिखते क्या है, ये सब चीज हमको बताने का जरूरत नहीं पड़ेगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जब बनाएंगे तो ऐसे ही बनाएंगे डिपार्टमेंट सेम, लेकिन जब बैलेंस शीट बनाएंगे तो फिर अलग अलग डिपार्टमेंट का बैलेंस शीट नहीं बनता है, बैलेंस शीट पूरे कंपनी का बनता है। इसलिए बैलेंस शीट में डिपार्टमेंट वाइज डिवीजन, बैलेंस शीट का अमाउंट कॉलम एक ही है। क्योंकि ये डिपार्टमेंट, अगर मान ले मेरे पास 4 डिपार्टमेंट है तो एक ही रूफ के अंदर 4 डिपार्टमेंट होंगे, और कंपनी का अपना ओन बिल्डिंग है, तो कंपनी का तो एसेट्स हो गया बिल्डिंग, तो बैलेंस शीट में बिल्डिंग डिपार्टमेंट वाइज तो डिवाइड नहीं करेंगे ना। बिल्डिंग का जो भी कॉस्ट है वो पूरा का पूरा कॉस्ट हम बैलेंस शीट के एसेट्स में दिखाएंगे, और इस बिल्डिंग पर जो डेप्रिसिएशन निकाला जाएगा वो डेप्रिसिएशन हम बैलेंस शीट में बिल्डिंग से क्या करेंगे, लेस कर देंगे। लेकिन ये डेप्रिसिएशन तो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भी दिखाते हैं। जैसे ही ये डेप्रिसिएशन हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाएंगे, तब हमको इस डेप्रिसिएशन को डिपार्टमेंट वाइज क्या करना पड़ेगा, बांटना पड़ेगा, क्योंकि अलग अलग डिपार्टमेंट का अलग अलग डेप्रिसिएशन होगा। तो आप बोलोगे ये क्यों, बिल्डिंग जब एक है तो डेप्रिसिएशन अलग अलग डिपार्टमेंट का करेंगे कैसे हम? तो हम ये बोलेंगे 4 डिपार्टमेंट है, अगर ये 1000 स्क्वायर फीट है पहला डिपार्टमेंट, दूसरा 800 स्क्वायर फीट है, तीसरा 600 स्क्वायर फीट है, चौथा 400 स्क्वायर फीट है, तो डिपार्टमेंट का तो साइज अलग अलग हो गया, और जब साइज अलग अलग हो गया तो उसका डेप्रिसिएशन वैल्यू भी तो क्या होना चाहिए, अलग अलग होना चाहिए। तो हम लोग डिपार्टमेंट का प्रॉफिट निकालते वक्त जितने भी नॉमिनल, जानते हो ना नॉमिनल किसको बोलते हैं, जितने भी नॉमिनल अकाउंट है उन सभी नॉमिनल अकाउंट को डिपार्टमेंट वाइज डिवाइड कर देंगे। अब बता सकते हो नॉमिनल अकाउंट किसको बोलते हैं? ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, और ऑल द इनकम एंड, तो डिपार्टमेंट का जितना भी एक्सपेंसेस एंड लॉसेस होगा उनको हम ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डिपार्टमेंट में डिवाइड करेंगे। किस बेसिस पर? डेप्रिसिएशन तो आपको अभी अभी पता है कि जिस डिपार्टमेंट का जितना एरिया होगा, एरिया, उस एरिया के अनुसार हम रेशियो बना लेंगे। क्या रेशियो बन जाएगा यहाँ पर? 10, 8, 6 बन गया ना, और छोटा हो सकता है 5:4:, तो टोटल डेप्रिसिएशन को चारों डिपार्टमेंट में अकॉर्डिंग टू एरिया के हिसाब से हम क्या कर सकते हैं,
डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तभी तो हम डिपार्टमेंट का नेट प्रॉफिट इंडिविजुअली जान सकेंगे कि किस डिपार्टमेंट का कितना प्रॉफिट है। तो डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग चैप्टर का नाम ही रखा गया है कि आपको फाइंड करना है प्रॉफिट ऑफ ईच डिपार्टमेंट, और उस प्रॉफिट को फाइंड करने के लिए हर डिपार्टमेंट का जो भी जितना नॉमिनल अकाउंट होगा उनको एप्रोप्रिएट रेशियो में डिवाइड करना होगा। तो आप बोलोगे डिवाइड करने के लिए तो हमको जानना भी तो पड़ेगा कि किस एक्सपेंसेस को किस रेशियो में बांटना चाहिए। अब आप बताइए, परचेज, अगर ये 4 डिपार्टमेंट है तो आप परचेज को किस रेशियो में बांटिएगा? आपके अनुसार क्या होना चाहिए, किस रेशियो में बांटना चाहिए परचेज को? परचेज को तो बांटने का जरूरत भी नहीं है। चारों डिपार्टमेंट का परचेज तो इंडिविजुअल डिपार्टमेंट का अपना ओन परचेज होगा ना भाई। अगर शूज ज्यादा बिक रहा है तो वो डिपार्टमेंट ज्यादा शूज खरीद के रखेगा ताकि उसका सेल ज्यादा होगा, तो उसका परचेज वैल्यू क्या होगा? सिल्वर कम बिक रहा है तो उसका कम परचेज होगा। तो परचेज को हम लोग को एप्रोप्रिएट रेशियो में नहीं बांटना है। परचेज को इंडिविजुअल ईच डिपार्टमेंट का जो भी परचेज होगा वो परचेज ही मानेंगे उस डिपार्टमेंट का। इसका मतलब इसका इंफॉर्मेशन आपके पास गिवन रहेगा डिपार्टमेंट वाइज। तो फिर सेल को भी नहीं बांटना है भाई, जिस डिपार्टमेंट में जितना सेल हुआ वो सेल मानेंगे। रिटर्न, परचेज रिटर्न, भाई परचेज रिटर्न भी जो गुड्स रिटर्न आया तो परचेज रिटर्न होगा, तो नहीं होगा तो नहीं होगा। कोई डिपार्टमेंट का परचेज रिटर्न हो सकता है, किसी डिपार्टमेंट का परचेज रिटर्न। सेल्स रिटर्न ये भी आपको दिया रहेगा, अगर नहीं दिया तो समझ लीजिए रिटर्न नहीं हुआ है, अगर दिया है तो रिटर्न किसी डिपार्टमेंट का है, किसी डिपार्टमेंट का। स्टॉक जो होता है ना, ओपनिंग एंड स्टॉक भी हम लोग कभी भी रेशियो में नहीं डिवाइड कर सकते। बस जितना स्टॉक खरीदा गया था, परचेज किए थे, कितना बिका, कितना बच गया, तो इंडिविजुअली डिपार्टमेंट का अपना स्टॉक होगा। ये भी कोई एप्रोप्रिएट रेशियो में बांटने का जरूरत। लेकिन जब बात आएगा वेजेस का, सैलरी का, तो वेजेस एंड सैलरी, वैसे तो ट्रेडिंग में हम लोग क्या लिखते हैं, वेजेस, और सैलरी लिखते हैं हम लोग काम पर। बट ये दोनों हम लोग किसको पे करते हैं? वर्कर्स एंड स्टाफ। तो आप बताइए कि वेजेस सैलरी अगर पूरे साल का कंपनी पे कर रही है 1 लाख रुपया, तो आप कैसे समझोगे कि किस डिपार्टमेंट का कितना सैलरी पेमेंट हो रहा है? रेशियो में बांटना पड़ेगा। किस रेशियो में बांटेंगे? 5432। ये क्या रेशियो था 5432? एरिया। मतलब जिस डिपार्टमेंट का एरिया ज्यादा है तो स्टाफ का सैलरी ज्यादा होगा, एरिया कम है तो स्टाफ का सैलरी कम होगा। तो हम बोलेंगे नंबर ऑफ एम्प्लॉय। जिस डिपार्टमेंट में ज्यादा एम्प्लॉय है सैलरी वेजेस उसका ज्यादा, जिस डिपार्टमेंट में कम है उसमें कम सैलरी होगा। तो इसका मतलब नंबर ऑफ एम्प्लॉयज के रेशियो में हम सैलरी एंड वेजेस को डिपार्टमेंट वाइज क्या कर सकते हैं। इसका मतलब कुछ एक्सपेंसेस ऐसे हैं जो डिपार्टमेंट वाइज आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है एप्रोप्रिएट रेशियो में, और वो रेशियो हम आपको पहले सिखा देते हैं कि कौन कौन सा डिपार्टमेंट में एक्सपेंसेस इनकर्ड होता है और उन एक्सपेंसेस को किस रेशियो में हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो वो पहले से आपको जानकारी रहेगा, तो सम्स बनाते वक्त आप लोगों को आसान, और कुछ आप लोगों को बताने के बाद भी वो याद रहे या ना रहे, बट ट्रिक्स अप्लाई कीजिएगा तो आपको याद करने का जरूरत नहीं। जैसे एग्जांपल के तौर पर बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए, रेंट। अभी तो हमने बेसिस नहीं बताया, अभी तो आपसे हम पूछ रहे हैं
चारों डिपार्टमेंट का रेंट, कॉमन रेंट दिया है, तो चारों डिपार्टमेंट में हम कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? अकॉर्डिंग टू एरिया। जिस डिपार्टमेंट का बड़ा एरिया, रेंट उसका ज्यादा। कॉमन सेंस का बात है, वो तो है ही आप लोग के पास, तो है ना। थोड़ा मुस्कुरा भी दीजिएगा कभी कभी, ऐसा बात नहीं, मुस्कुराहट चेहरे पर रहता है तो हम लोग को पढ़ाने में मजा आता है। अब हम भी सीरियसली पढ़ाने लगेंगे तो आप लोग को भी थोड़ा अजीब लगेगा, बहुत ज्यादा ही सीरियसली पढ़ाएंगे। इंश्योरेंस ऑफ स्टॉक, ज्यादातर कंपनी अपना स्टॉक का इंश्योरेंस करवाती है, और उस स्टॉक का इंश्योरेंस करवाने पर उस पर प्रीमियम देना पड़ता है। तो मान लीजिए हमने प्रीमियम दे दिया कंपनी को, लेकिन उस प्रीमियम का अमाउंट को अलग अलग डिपार्टमेंट में बांटना है। कैसे बांटेंगे? तो हम बोल सकते हैं ओपनिंग स्टॉक के रेशियो में बांट सकते हैं, या क्लोजिंग स्टॉक के रेशियो में बांट सकते हैं। दैट इज, स्टॉक जिस डिपार्टमेंट में ज्यादा है उसका ज्यादा प्रीमियम, जिसमें कम है उसका। यहां पर अपना एक सेंस लगा दिया गया, बेसिस आपको दिया रहेगा, खोजना है आपको कि किस पे बांटा जाए। लाइटिंग, एरिया, चलिए ये बात बहुत अच्छा बात है, एरिया वाइज, क्योंकि बड़ा एरिया में ज्यादा लाइट, छोटे एरिया में कम लाइट। या फिर हम लोग एरिया को लेने के पहले अगर ऐसा कर ले तो लाइट पॉइंट्स, अगर मान लीजिए कि मेरा एक कंपनी है और उस कंपनी में 3 डिपार्टमेंट है, और तीनों डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट मीन्स 3 दुकान है, और हमने एक प्रीमिसेस के नीचे में ही एकदम ऑन रोड तीनों दुकान बना दिए। बनाया क्या हमने? रेंट पे ले लिया। एक बना दिया ज्वेलरी शॉप। अब आप सोच सकते हो कि ज्वेलरी शॉप में लाइटिंग बहुत चाहिए। एक बना दिया गारमेंट्स, और एक बना दिया फूड, जो आपको डेली यूज का फूड लगता है। अब आप सोचिए लाइटिंग, लाइट पॉइंट सबसे ज्यादा किसमें होगा, और ज्वेलरी का एरिया कितना होगा? बहुत ज्यादा बड़ा तो नहीं रहेगा, तो वहां एरिया है छोटा बट लाइट्स है बहुत। गारमेंट्स का एरिया है बड़ा, लाइट से कम कंपैरिजन टू ज्वेलरी। फूड का एरिया और बड़ा है बट उसमें लाइट्स कम है क्योंकि ज्यादा लाइट्स का जरूरत नहीं पड़ता। तो फिर हम लोग एरिया वाइज बांटना चाहिए कि लाइट पॉइंट्स के वाइज? तो लाइट पॉइंट्स। तो प्रायोरिटी का बात आ जाता है कि जब कभी भी हमको डिस्ट्रीब्यूशन करना पड़े तो पहला प्रायोरिटी हम लेंगे लाइट पॉइंट्स। अगर वो नहीं गिवन है तो फिर एरिया में चले जाएंगे। इसका मतलब ये माना जाएगा कि भाई जो प्रोडक्ट बिक रहा है वो उसमें लाइट पॉइंट सब में इक्वलाइज है, एरिया छोटा बड़ा है इसलिए लाइट पॉइंट्स कम बेच है। ऐसे कई सारे एक्सपेंसेस हैं जिनको हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं प्रायोरिटी वाइज। और ऐसा चीज सुनने के बाद आपको याद आ रहा होगा शायद कि कहीं पर ऐसा चीज पढ़ा है, पढ़ा होगा, याद है? नहीं याद है? सेकेंड सेमेस्टर में आप लोग ने पढ़ा, ओवरहेड चैप्टर में पढ़ा था आपने, ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक वही चीज है कॉन्सेप्ट, बट यहाँ पर हमको प्रॉफिट फाइंड करना है, वहां पर हम लोग ने कॉस्ट फाइंड किया। तो चलिए वो छोड़ दीजिए, पढ़ा क्या नहीं पढ़ा साइड, आप जो पढ़ रहे हैं उसको सीख लेना। ये चीज समझ में आ रहा है? तो इसी के बेसिस पर और आप चाहो तो इसको नोट डाउन भी कर सकोगे, हम बताते जाएंगे, आप लोग नोट कर सकते। पहले हमने यहाँ लिख दिया सेल्स ऑफ ईच डिपार्टमेंट,
मतलब ये सभी एक्सपेंसेस किस रेशियो में हमको बांटना है? डिपार्टमेंट का जो भी सेल्स रेशियो होगा उस रेशियो में हम लोग इन सभी एक्सपेंसेस को बांटेंगे। अब आप इसका मतलब समझ। ट्रैवलिंग, क्या मतलब हुआ ट्रैवलिंग का? यहाँ पर ट्रैवल करना, क्या चीज के लिए ट्रैवल करना? मार्केटिंग। डिपार्टमेंट का जो प्रोडक्ट को हम मार्केट में कैसे बेचेंगे, कस्टमर को कैसे बताएंगे, उसके लिए हमने मार्केटिंग के लिए कुछ बंदे रख दिए। वो लोग डोर टू डोर जाके सेल करते हैं प्रोडक्ट को, तो उनका ट्रैवलिंग का खर्चा लगता है, कंपनी प्रोवाइड करती है उनको। तो अब कंपनी क्या करती है, टोटल ट्रैवलिंग खर्चा को ले लेती है, उसके बाद डिपार्टमेंट वाइज कैसे बांटेगी? ऑन द बेसिस ऑफ ज्यादा सेल्स ज्यादा ट्रैवलिंग खर्चा, कम सेल्स कम ट्रैवलिंग। सेकेंड, सेल्समैन सैलरी, ये भी सेम वही हो गया। जो ट्रैवलिंग कर रहे हैं वो सेल्समैन ही तो है, उनको सैलरी अगर हम दे रहे हैं तो जिस डिपार्टमेंट में ज्यादा सेल होगा उस डिपार्टमेंट का सेल्समैन सैलरी को ज्यादा दिया जाएगा, जिसका कम होगा कमीशन, ये भी तो सेल्समैन को देते हैं। सेलिंग एक्सपेंसेस, बेचने का खर्चा, जब हम गुड्स बेच रहे हैं तो जिसमें ज्यादा बिक रहा है उसका सेलिंग एक्सपेंसेस ज्यादा मानेंगे, जिसका कम बिक रहा है कम मानेंगे। डिस्काउंट अलाउड, क्या होता है डिस्काउंट अलाउड? कंपनी ने अपने कस्टमर डेटर्स को डिस्काउंट दिया। डेटर्स कब क्रिएट होता है? जब हम गुड्स सेल करते हैं, तो हमने गुड्स सोल्ड किया, कस्टमर क्रिएट हुआ, उसको हमने डिस्काउंट दिया, तो कस्टमर सेल के बेसिस पे क्रिएट होता है, इसलिए डिस्काउंट अलाउड की सेल्स रेशियो में बांटें। फ्रेट आउटवर्ड, फ्रेट आउटवर्ड का मतलब जब गुड्स हम सोल्ड करते हैं कस्टमर को और कस्टमर के पास पहुंचाने के लिए जब हम कैरेज भाड़ा देते हैं, दैट इज द फ्रेट भाड़ा। आउटवर्ड इसलिए कि हम गुड्स सोल्ड कर रहे हैं, और फ्रेट इनवर्ड होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? जब हम गुड्स परचेज करते हैं। इसका मतलब फ्रेट इनवर्ड देगा तो किस रेशियो में बांटेंगे? परचेज रेशियो में। और फ्रेट आउटवर्ड देगा तो हम लोग सेल्स रेशियो में बांटेंगे। प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, ये डिस्काउंट ऑन डेटर्स किसको देते हैं? डेटर्स को। डेटर्स कब क्रिएट होता है? सेल्स, इसलिए हम यहाँ सेल्स रेशियो। सेल्स मैनेजर सैलरी, अब मैनेजर रखे हैं, सैलरी इसको देंगे, और पर्टिकुलर वो मैनेजर का काम क्या है? सेल्स मैनेजर, मतलब सेल्स को बढ़ाना है हमको, उसके लिए मैनेजर रखें, तो उसका सैलरी जब देंगे तो जिस डिपार्टमेंट का ज्यादा सेल होगा उस डिपार्टमेंट का सैलरी उस मैनेजर को ज्यादा मिलेगा। एडवर्टीजमेंट, ये तो आप जानते ही, पब्लिसिटी हम लोग जब करते हैं क्या चीज के लिए करते हैं? सेल को बढ़ाने के लिए करते हैं, इसलिए इसको भी किस रेशियो में बांटेंगे? सेल रेशियो। आप लोग को पीछे तक आवाज सुनाई दे रहा है? तो आवाज जा रहा है ना? वैसे बोलेंगे इतना देर बाद पूछ रहे हैं, इतना देर से तो क्या तो हम लोग को सुनाई नहीं दे रहा है। रेंट, रेट्स, टैक्सेस। रेंट किस बेसिस पर होना चाहिए? एरिया या वैल्यू ऑफ फ्लोर स्पेस, मतलब वैल्यू ऑफ एरिया या माने मेजरमेंट ऑफ एरिया। अगर आपको एरिया बाय स्क्वायर फीट दिया है तो स्क्वायर फीट के बेसिस पर, या एरिया आपको वैल्यू में दिया है तो वैल्यू के बेसिस पर। दैट मींस एरिया याद रखिएगा, रेंट, रेट्स एंड टैक्सेस। एयर कंडीशन एक्सपेंसेस, एरिया। भाई ज्यादा बड़ा एरिया रहेगा तो ज्यादा एसी लगा होगा, ठीक है? हमारे यहाँ ऐसा नहीं है, ऑपोजिट है, ज्यादा बड़ा एरिया कम एसी। वो भी जब सवाल नहीं बना हो, पढ़ाई नहीं करो तो बंद कर देते हैं, ठीक है? इंश्योरेंस ऑफ बिल्डिंग, हीटिंग भी है, एयर कंडीशन हीटिंग एक ही हो गया। इंश्योरेंस ऑफ बिल्डिंग, बिल्डिंग का इंश्योरेंस मतलब जो डिपार्टमेंट है उस डिपार्टमेंट का इंश्योरेंस करवाएंगे, तो मतलब स्पेस का इंश्योरेंस करवा रहे हैं, स्टॉक का नहीं, तो फिर एरिया वाइज होगा, और स्टॉक का करवाएंगे तो स्टॉक वाइज होगा। तो कई बार आपको ये एक्सपेंसेस को पढ़ लेने के बाद खुद आप डिसाइड कर सकते हो कि
किस बेसिस पर इसको डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए। इसलिए जरूरी नहीं है कि हमने यहाँ जो लिस्ट दिया आपको वही लिस्ट मिलेगा और वैसा ही आपको करना है, ऐसा बात, ठीक है। लाइटिंग आपको बता ही दिया, नंबर ऑफ, अगर लाइट पॉइंट्स नहीं दिया रहेगा तो किस बेसिस पे बांटेंगे, एरिया, एरिया, इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम किलोवाट आवर, ये भी बोल सकते हैं क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी किलोवाट आवर पर ही। तो प्रायोरिटी है, लाइट पॉइंट्स इज फर्स्ट प्रायोरिटी, सेकंड एरिया, उसके बाद अब जो बेसिस दिया रहेगा, अगर आप बोलोगे कहीं दोनों दे दिया तो क्या करें, तो प्रायोरिटी हमने बताया प्रायोरिटी, लाइट पॉइंट्स पहले दिया, अगर वो नहीं है एरिया देखेगा, वो नहीं है किलोवाट। इंश्योरेंस ऑफ स्टॉक, एवरेज स्टॉक, यहाँ एवरेज लिखा है, ओपनिंग समझ लीजिए, क्लोजिंग समझ लीजिए, एवरेज किसी भी बेसिस पर। इंश्योरेंस ऑफ मशीन, डेप्रिसिएशन ऑफ मशीन, रिपेयर ऑफ मशीन, जिस डिपार्टमेंट में मशीन है उस डिपार्टमेंट में रिपेयर होगा, डेप्रिसिएशन लगेगा, इसलिए हम लोग वैल्यू ऑफ, जैसे ज्यादातर देखते हो कॉफी मशीन हर जगह होता है, तो कॉफी मशीन है मान लीजिए एक ही डिपार्टमेंट में लगा है बाकी दो में नहीं लगा है, तो कॉफी मशीन का डेप्रिसिएशन सिर्फ उसी डिपार्टमेंट में जाएगा जिस डिपार्टमेंट में लगा, या और कोई तरह का मशीन दूसरे डिपार्टमेंट में यूज हो रहा है तो उसका डेप्रिसिएशन सिर्फ उसी में जाएगा। लेकिन अगर कॉमन मशीन है सभी डिपार्टमेंट के लिए तो फिर हम लोग वैल्यू ऑफ मशीन के हिसाब से डिवाइड करेंगे। ग्रुप इंश्योरेंस प्रीमियम क्या होता है, पहले दी जाए बताएं। ग्रुप इंश्योरेंस समझते हो क्या है, जब हम बिजनेस कर रहे हैं कई सारे एम्प्लॉय को एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं तो उन सभी एम्प्लॉय का मिला के हम इंश्योरेंस करवा देते हैं, लाइफ इंश्योरेंस की तरह ही है, बट कंपनी की तरफ से पूरे ग्रुप का एक साथ इंश्योरेंस करवा देते हैं और उसका प्रीमियम कंपनी पे करती है, तो वो जो प्रीमियम पे कर रही है वो तो एक साथ पे कर रही है, बट हमको अगर अलग अलग डिपार्टमेंट में उस प्रीमियम को बांटना हो तो किस बेसिस पर बांटेंगे, याद रखिएगा नंबर ऑफ एम्प्लॉयज में नहीं बांटेंगे, ये भी बेसिस है। तो भाई ग्रुप इंश्योरेंस करवाए ना, मान लीजिए एक डिपार्टमेंट में 5 एम्प्लॉय है, एक में 3 है एक में 2 है, तो हम बोलेंगे भाई 5:3:2 के रेशियो बांटे। लेकिन इंश्योरेंस जब दिया रहता है एम्प्लॉय का तो हम लोग उनके वेजेस या सैलरी के बेस पे बांटते हैं, क्योंकि जिसका सैलरी ज्यादा होगा उसका इंश्योरेंस ज्यादा, इसलिए डायरेक्ट वेजेस के रेशियो में ग्रुप इंश्योरेंस को बांटा जाता है। पावर, पावर क्या होता है पहले ही जानते हो, वैसे आप लोग क्या बता सकते हो पावर और इलेक्ट्रिसिटी में क्या फर्क है, देखिए थोड़ा सा सोच के बोलिए, ऐसा नहीं कि वो ऐसा डिफरेंस बोलोगे कि हंसी आए तो भी अच्छा बात नहीं। बोलो, जनरेट करता है या यूज करता है इलेक्ट्रिसिटी, और हम तो दूसरा ही चीज समझते हैं कि घर में अगर डांट पड़े पापा से और मम्मी से तो उसमें पावर इलेक्ट्रिसिटी का फर्क होता है, पापा का झापड़ पड़ जाए तो थप्पड़ पड़ जाए तो वो पावर की तरह होता है, मम्मी का डांट पड़े तो पावर है, इक्विवेलेंट है, मम्मी का डांट में पावर रहता है ना, और आपस में भाई बहन जब लड़ते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी की तरह लड़ते हैं, दैट इज 220 एंड 444, समझ आ रहा है ना। हाँ, और अगर आप लोग को इसके लिए भी टेस्टिंग करना हो तो कभी रास्ते में जाते आते में कहीं छेड़छाड़ कर दोगे तो मालूम पड़ जाएगा कि 440 वोल्ट लगेगा कि 220 लगेगा।
तो इलेक्ट्रिसिटी और पावर में सिर्फ एक डिफरेंस है। अभी हम लोग जो यूज कर रहे हैं वो क्या है, पावर की इलेक्ट्रिसिटी? इलेक्ट्रिसिटी। तो फिर पावर कब यूज करेंगे? मशीन। और मशीन में खास करके होता है हॉर्स पावर, जिसको एचपी बोलते हैं। शायद बहुत जन को नहीं मालूम। आप लोग थोड़ा सा ये प्रैक्टिकल नॉलेज है, ध्यान रखिएगा। ज्यादातर आप लोग घर में भी देखते होंगे, जिनका अपना घर है तो एक मशीन लगा होगा, पंप मशीन, पानी के लिए लगा होगा। ध्यान से पूछिएगा, घर पर जाके देखिएगा, उसके अंदर कैपेसिटी होता है, हॉर्स पावर बोलते हैं, एचपी। वैसे भी आप कंप्यूटर्स खरीदते हो, मोबाइल खरीदते हो, मोबाइल तो खरीदते ही हो, क्या कॉन्फ़िगरेशन लेते हो? सबसे पहले पूछते भाई कितने जीबी का है, कैपेसिटी कितना है। वैसे ही हम लोग कोई भी मशीन खरीदते हैं ना, तो हॉर्स पावर को मेजर करते हैं, और मशीन का वैल्यू उसके हॉर्स पावर पर होता है, उसके स्पीड पर होता है। जैसे मोटर कार भी हॉर्स पावर करता है। तो जितने भी मशीन्स हैं उन सब पर कंजम्पशन होता है पावर का। और अदर देन मशीन जो है, जैसे ये ट्यूब्स है, लाइट्स, ये जो है, ये सब में हम लोग इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हैं। दैट मीन्स वोल्टेज, वोल्ट का फर्क होता है। 440 एंड 220 हम लोग एक इलेक्ट्रिसिटी वोल्ट मेजरमेंट करते हैं। तो 440 वोल्ट्स को पावर बोलते हैं और 220 को इलेक्ट्रिसिटी। तो यहां बात है पावर का। तो इलेक्ट्रिसिटी तो हम लोग ने ऊपर में सीखा था, नंबर ऑफ लाइट पल्स। पावर किसमें होगा? एचपी, हॉर्स पावर, या आवर्स वर्क, मतलब कितने आवर्स मशीन चला, उस रेशियो में भी हम पावर को डिवाइड कर सकते हैं। जैसे जस्ट फॉर एग्जांपल, यहां पर इस क्लासरूम में मशीन के तौर पर ये एयर कंडीशन, और आप जानते हो ना इसका कंजम्पशन पावर, आप बोलते हो इलेक्ट्रिसिटी बिल बेसी आता, ज्यादा चलाएंगे ज्यादा आएगा। जितने आवर्स आप एसी चलाओगे उतने आवर्स लाइट चलाओ, लेकिन दोनों का बिल सेम नहीं। तो एक रूम में अगर हम 4 एसी लगाएंगे, एक रूम में हम 2 एसी लगाएंगे, और सेम सिमिलर कॉन्फ़िगरेशन का एसी अगर है, तो 4 रूम का एसी का पावर कंजम्पशन क्या होगा? ज्यादा। और 2 एसी का पावर कंजम्पशन, तो फिर हम क्या करेंगे? हॉर्स पावर के बेसिस पर डिवाइड कर सकते हैं। और सबका पावर सेम है, हॉर्स पावर, तो हम 4 एसी और 2 एसी का रेशियो बना लेंगे, दैट इज 4:2:1। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि पावर का हॉर्स पावर और आवर्स वर्क, इनमें भी फर्क पड़ता है। मान लीजिए मेरे एक रूम में 4 एसी है और एक रूम में 2 एसी है, और जिस रूम में 4 एसी है उसको 2 घंटे का ही हमने क्लास किया, और जिसमें 2 एसी है उसमें हमने 4 घंटे का क्लास किया। तो क्या दोनों का बिल अलग अलग आएगा? तो आप बोलोगे सेम ही तो आएगा। कैसे? 4 एसी है, 2 घंटा क्लास हुआ, मतलब 8 आवर्स हो गया, और 2 एसी है, 4 घंटा हुआ, तो कितना हो गया? तो जब दोनों का 8 आवर्स हुआ तो उसका मतलब इलेक्ट्रिसिटी बिल जो पावर का आएगा वो तो इक्विवेलेंट आएगा, तो इक्वल डिवाइड कर देंगे। दैट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ हॉर्स पावर एंड आवर्स वर्क, भी रेशियो बनता है। वो आपके पास गिवन कंडीशन रहेगा तो अप्लाई कीजिएगा, नहीं रहेगा तो नहीं रहेगा तो आप हॉर्स पावर पे ले लीजिए, आवर्स वर्क पे ले लीजिए। दोनों दिया है तो दोनों को कंबाइन करके जो रेशियो बनेगा उस रेशियो का। क्लियर ये बात? कैंटीन क्या होता है? कैंटीन खाने पीने का। कौन खाएगा पिएगा? वर्कर्स एंड एम्प्लॉय स्टाफ। इसका मतलब है जिस डिपार्टमेंट में जितना एम्प्लॉयज होगा उसका खाने पीने का खर्चा ज्यादा है, जिसमें कम होगा उसमें कम। दैट मीन्स कैंटीन लेबर वेलफेयर एक्सपेंसेस, इनको किस बेसिस पे बांटेंगे हम लोग? नंबर ऑफ एम्प्लॉयज। वर्क्स मैनेजर सैलरी,
वर्क्स मैनेजर मतलब फैक्ट्री, फैक्ट्री में मैनेजर है उसका सैलरी, तो किस बेसिस पे बांटेंगे? टाइम स्पेंड इन फैक्ट्री के अंदर जितने डिपार्टमेंट हो। अब मान लीजिए मेरा 3 डिपार्टमेंट है, तीनों डिपार्टमेंट के लिए एक मैनेजर हमने रख दिया। अब वो मैनेजर किस डिपार्टमेंट में ज्यादा समय देता है उसके अनुसार हम उसका सैलरी डिवाइड करेंगे। अगर मैनेजर को हम साल का 50,000 रुपया दे रहे हैं तो भाई देखेंगे कि वो कितना समय दिया ए डिपार्टमेंट में, कितना समय दिया बी में, कितना समय दिया, दैट इज टाइम स्पेंड बाय द मैनेजर। उस रेशियो में बांटेंगे। मान लीजिए रेशियो नहीं दिया तो फिर किस रेशियो में बांटेंगे? तो सेल्स रेशियो में बांट सकते हैं। तो नोट लिखना पड़ेगा क्योंकि सेल्स रेशियो इज द कॉमन रेशियो है जो कई सारे एक्सपेंसेस में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, तो उसकी जगह में आप स्पेसिफिकली नोट मेंशन कर देंगे कि एप्रोप्रिएट रेशियो इज द सेल्स रेशियो। कैरेज इनवर्ड, ये तो हमने बताया था जब गुड्स हम खरीदते हैं उस समय मेरा कैरेज लग रहा हो, तो परचेज कर रहे हैं गुड्स, इसलिए किस रेशियो में बांटेंगे? तो मेरे ख्याल से ये जितने एक्सपेंसेस है वो तो आपको गिवन रहेगा क्वेश्चन पेपर में, और जो बेसिस है वो भी आपको गिवन रहेगा, सिर्फ आपको सेलेक्ट करना है कि कौन सा एक्सपेंसेस को किस बेसिस पर डिस्ट्रीब्यूट करना है। और ये बेसिस जब हम लोग समझ लेंगे तो उस डिपार्टमेंट का प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट निकालने में। तो बहुत ही इजी और सिंपल चैप्टर है, सिर्फ फाइनल अकाउंट बनाना है। तो फॉर्मेट भी हमको डिफाइन नहीं करना फाइनल अकाउंट में, लेकिन जितने डिपार्टमेंट है उतना कॉलम आपका बढ़ जाएगा। समझ में आ रहा है? कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो। तो एक छोटा सा सम करते हैं, ट्रायल ले लेते हैं, तो छोटा सा सम। चलिए कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट ऑफ डिपार्टमेंट, सम नंबर 1। चलिए कॉपी निकाल लीजिए। पहले सम पढ़ लें। बिजनेस ऑफ एबीसी लिमिटेड carried on 3 departments, A, B, C, 3 departments, and the following information related to 30th April 2000। तीनों डिपार्टमेंट का सेल्स दिया है। वैसे हमने बताया बेटा सेल्स को हम लोग डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते हैं, इंडिविजुअली डिपार्टमेंट का दिया है। परचेज भी दिया है, ओपनिंग स्टॉक भी दिया है, क्लोजिंग स्टॉक। ये तो बहुत आसान है जीपी निकालना, चारों तीनों डिपार्टमेंट का ओपनिंग स्टॉक, परचेज, सेल्स, क्लोजिंग। एक्सपेंसेस, रेंट एंड रेट्स, तो बहुत ही अच्छा किया है लोग ने, तो पहले ही बोल दिया किस बेसिस पे बात, मतलब ये तो ऑनलाइन से भी बहुत इजी सवाल दे दिया, तो बेसिस भी सामने लिख दिया है। 30,000 wages salary, number of employees, insurance, opening stock, administrative, purchase, advertisement, अमाउंट दिया हुआ है, बेसिस दिया हुआ है। सिर्फ बेसिस में आपको क्या करना है? डिस्ट्रीब्यूट, और फाइंड करना है नेट प्रॉफिट ऑफ द डिपार्टमेंट। ओके, चलिए ड्रॉ कर लेते हैं। सबसे पहले प्रेजेंटेशन हम आपको दिखा देते हैं।
in the books of ABC. Departmental trading and profit and loss account. For the year ended 30th April 2002. आप लोग रूलिंग करना चाहोगे तो कर दीजिए। हम एक बार रूलिंग कर रहे हैं। पर्टिकुलर्स 3 डिपार्टमेंट है तो 3 कॉलम बना लेंगे। सबने ड्रॉ कर लिया। सबसे पहले क्या लिखना चाहिए? ओपनिंग स्टॉक। हेलो, हाँ क्या चीज? हाँ हाँ। हम्म हम्म। अच्छा। तो मेरे को एक बार भेज दो, 10-15 मिनट बाद देखते हैं। पूरा सब पूरा ही भेज दो। हाँ ठीक है, तुम पूरा ही भेज दो। कौन? ऑनलाइन क्लास करेंगे क्या? जाने का बात कर रहे हो? कर रही हो? चलिए, ओपनिंग स्टॉक कितना देख लीजिए। लिख लीजिए, ओपनिंग स्टॉक 26,800, 40,300, 38,700। ठीक है। परचेज लिख लीजिए, 1,10,000, 2,16,700, 2,99,800। सेल्स लिख लीजिए, 1,76,400। सेल्स कहाँ लिखना है मालूम है ना? 1,76,400, 3,52,800, 5,29,200। एंड क्लोजिंग स्टॉक लिख लीजिए, 24,300, 42,000, 43,600। और बैलेंस करके ग्रॉस प्रॉफिट निकालें।
लिख लो, पहले लिख लो, फिर हम कुछ करेंगे। पहले सबका लिख लो। आ गया सबका जीपी? बोलिए जीपी कितना है सबका? वही है 6900। ओके ओके ओके। सबका क्या है? कितना ही आया टोटल का लीजिए। अब ग्रॉस प्रॉफिट को ट्रांसफर करते हैं। अब हम लोगों को एक्सपेंसेस को डिस्ट्रीब्यूट करना है। एक्सपेंसेस में पहला एक्सपेंसेस है रेंट। चलिए रेंट लिख लीजिए। किस रेशियो में बांटना है रेंट को? फ्लोर एरिया। क्या फ्लोर एरिया दिया हुआ है? ये फ्लोर एरिया ये है। रेशियो क्या बन जाएगा? 578। इस रेशियो में हम रेंट 30,000 को डिवाइड करेंगे। इसके लिए हम लोग को वर्किंग नोट में जाना पड़ेगा, शो करना पड़ेगा वर्किंग। ठीक है, इसलिए वर्किंग नोट में जाइए, वहां पर ऐसे लिख लीजिए रेंट रेट्स एबीसी डिपार्टमेंट। रेशियो हो गया 5/20, 7/20, 8/20 इंटू 30,000। इस तरह से वर्किंग बना लेंगे। ये रेंट का हो गया। पहला का कितना आएगा? 7,500, 10,500,
12,000। ठीक है, इस अमाउंट को हम लोग डिपार्टमेंट में लिख देंगे। 7,500, 10,000 और 12,000। 7,500 रेंट, समझ में आ रहा है ये बात? रेंट के बाद नेक्स्ट क्या है? वेजेस एंड सैलरी। तो लिख लीजिए वेजेस एंड सैलरी। नोट नंबर 2 में चले जाइए। नंबर ऑफ एम्प्लॉय, नंबर ऑफ एम्प्लॉय यहां दिया हुआ है 8:11:30। कितना होगा? पहला का 8/32, 11/32, 13/32 इंटू 16,000। पहला का 4,000, 5,500, 6,500। कोई डाउट? तो 4,000, 5,500, 6,500। इसको यहाँ लिख लेंगे 2 वेजेस एंड सैलरी। क्लियर यहाँ तक? थर्ड, इंश्योरेंस। वैल्यू ऑफ ओपनिंग स्टॉक, अमाउंट है 10,580। चलिए तो इसको लिख लेते हैं 2 इंश्योरेंस। $10,580 है इंश्योरेंस। ओपनिंग स्टॉक का रेशियो क्या है? पहले तो तीनों का ओपनिंग स्टॉक बताइए कितना है? 26,800, 40,300, 38,700। क्या रेशियो आपने बनाया? तो फिर कैसे आप बोलिए रेशियो है? आप लोग बोलिए रेशियो क्या होना चाहिए? बहुत टिपिकल होगा ना, इतना काटा कुटी करना पड़ेगा कि टाइम वेस्ट होगा। तो हम आपको शॉर्ट टेक्निक बताते हैं कि कैसे हम लोग रेशियो कैलकुलेट करेंगे और बहुत इजी तरीके से विद इन अ सेकंड आप कैलकुलेट कर सकते हो। सबसे पहले तीनों को जोड़ लीजिए, ओपनिंग स्टॉक के तीनों को जोड़ लीजिए। कितना आएगा जोड़ के बताइए? क्या आया होगा? 1,05,800। और आपका इंश्योरेंस कितना था? इंटू 100 कितना परसेंट हो जाएगा? 10%। देख लीजिए 1,05,800 का 10% होता है 10,580 होता है ना। इसका मतलब आपका इंश्योरेंस का खर्चा 10% हो रहा है। तो फिर आपका जितना भी ओपनिंग स्टॉक है पहले डिपार्टमेंट में उसका 10% कितना होगा? 40,300 का 10%, 38,700 का 10%। सिंपल हो गया। जब भी कोई भी रेशियो हम लोग बनाने में प्रॉब्लम हो ना तो आप ये टेक्निक लगाइए, बहुत आसान होता है।
नेक्स्ट क्या है? एडमिनिस्ट्रेटिव 31325 एडमिनिस्ट्रेटिव 31325 किस रेशियो में बांटना है? 25। क्या है परचेज का वैल्यू बताइए? 1,10,000 2 लाख ओके ओके। अब इसका भी तो रेशियो बनाना बड़ा मुश्किल है, जोड़ लीजिए 626500 इंटू 100 निकालिए परसेंटेज 5%। ठीक है, एग्जाम में भी ये लोग ऐसे ही फिगर देगा, बट जोड़ने पर उसका देखेंगे तो एकदम राउंडिंग आएगा। इसका मतलब है कि जितना भी परचेज है उसका 5% हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव खर्चा है। तो पहला डिपार्टमेंट का परचेज है 110, उसका 5% है 5,500। 216,700 का 5% 10835 सही है। और 299,800 का 5% 1499 आसान हो गया। और अगर मान लो 5% नहीं आया, 10% नहीं आया, 4.25 4.78 ऐसा आ जाएगा तो फिर रेशियो ही बनाइएगा। और नहीं तो और एक रास्ता है, आप जो इंटू 100 कर रहे हो ना मत कीजिएगा, इंटू कॉस्ट मतलब क्या? इंटू 1,10,000 तो पहला का एडमिनिस्ट्रेटिव खर्चा निकल जाएगा। चाहे तो निकाल लीजिए, कैलकुलेट चेक कर लीजिए 31325 डिवाइडेड बाय 626500 इंटू 1,10,000 देख लीजिए 5500 ही आया था। तो जब रेशियो मतलब परसेंटेज भी एक्यूरेट ना आए, राउंड फिगर में ना आए, तो फिर ये टेक्निक लगा लीजिए, इंटू 100 की जगह में इंटू परचेज का वैल्यू दिखा दीजिए पहला डिपार्टमेंट में, इंटू परचेज दिखा दीजिए दूसरे डिपार्टमेंट में, इंटू परचेज दिखा दीजिए तीसरे। ये तीसरा रास्ता है हम लोग को कैलकुलेशन करना। एक रेशियो बनाइए, नहीं बनता हो तो परसेंटेज निकालिए, नहीं एक्यूरेट परसेंटेज निकालता हो तो फिर प्रोपोर्शन। चौथा क्या है? एडवर्टीजमेंट 42336 42336 किस रेशियो में बांटेंगे? बताइए पहला डिपार्टमेंट का सेल्स कितना है? 1,1764। दूसरे का? तीसरे का? 200। इनको जोड़ लीजिए ओके, परसेंटेज निकालिए 4%। राउंड में आया तो ठीक है। तो 1,76,400 का 4% कितना होगा? 7,7056। और दूसरे डिपार्टमेंट का 352,800 का 114,112। और तीसरे का 21,000 ओके। आप जो बैलेंस करके नेट प्रॉफिट निकालेंगे।
कितना आएगा पहले का? डबल 7 थोड़ा सा लेंदी था बट टिपिकल इजी था, और थोड़ा सा स्पीड बन जाएगा तो और आसान हो जाएगा। लेकिन ये पहला सवाल है, और पहला सवाल और दूसरा तीसरा चौथा सवाल में अंतर तो हो गई ना, तो कुछ और क्या आपको सीखने मिलेगा इसमें, सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन ही नहीं, आपको और भी बहुत चीज सीखने मिलेगा, तो वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके।